हेलो, वेलकम टू हसल अनफिल्टर और मैं हूँ आपकी होस्ट नियति। हसल अनफिल्टर का मोटो है एक ऐसे लोगों से मिलवाना जो खुद तो एक्सप्लोर्ड हैं पर दुनिया से अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो हमारे साथ आज नीरज जी हैं। नीरज जी, वेलकम है आपका हमारे हसल अनफिल्टर के शो में। थैंक यू वेरी मच नियति। ये तबला आर्टिस्ट हैं, तो आपकी जर्नी किस तरह रही, शुरुआत जो हुई, किसका साथ रहा और किसने आपको सिखाया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नियति, आपने मुझे सिलेक्ट किया है इसके लिए। रही कि ऐसे समझ लीजिए कि आंखें खुली बचपन में, जब बच्चा पैदा होता है तो जब होश आई उसके बाद दुनियादारी दिखने लगा तो सामने म्यूज़िक ही था। क्योंकि पिताजी इसी फील्ड में थे मेरे, पंडित श्री कृष्ण लाल वर्मा जी। जब थोड़ा थोड़ा होश संभाला तो उनको देखता था तबला बजाते हुए, गाते हुए। तो मैक्सिमम हमारे घर में आर्टिस्टों का आना जाना लगा रहता था। मेरे मतलब छोटे चाचा जी वो भी गाते थे, मेरी छोटी बुआ वो भी सीखती थी उनसे, वो भी गाती थी। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 4-5-6 साल की उम्र से, तो मेरा भी रुझान थोड़ा थोड़ा इस तरफ होने लगा। वो ऐसे होने लगा कि कई बार पिताजी रियाज़ करते थे बैठ के कमरे में, तो मेरे कानों में वो आवाज़ आती थी। तो मैं क्रॉलिंग करते हुए जहाँ उनके पास चला जाता था, जहाँ थोड़ा चल के चला जाता था, तो फिर उनके गोदी में बैठ के खुद उनके हाथ को पीछे करके तो खुद बजाना शुरू कर देता था। मेरे जो पिताजी थे, वो होता है ना पेरेंट्स को, उनको पता चल जाता है बचपन से ही बच्चे का कि भाई ये इसका रुझान कैसा है, ये किस में इंटरेस्ट रखता है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर में, कैसा है इसका। तो उनको कहीं ना कहीं मेरे बारे में ये पता चल चुका था कि ये इंटरेस्ट है इसको म्यूज़िक का। देखिए होता क्या है कि ये हमारा जो संगीत फील्ड होता है ना, इसमें दो तरह की विद्याएं होती हैं नियति। एक तो विद्या वो है कि जो आप गुरु के पास जाके सीखते हो, फिर गुरु आपको सिखाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, पोस्चर जैसे ठीक करते हैं, हाथ ऐसे रखो, धा ऐसे बजाओ, दिन ऐसे बजाओ। एक होता है जो आप अपने साथ ही लेके आते हो कुदरती तौर पर ईश्वर की कृपा से। तो वो उसमें आपको गुरु को ये नहीं समझाना पड़ता कि हाथ ऐसे रखो, आप ऐसे बैठो, पोस्चर ऐसे रखो, ठीक है ना। वो नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ स्किल्स होती जो आप बाय बर्थ, मेरे में वो स्किल्स थे बाय बर्थ। बैठना या तबले पे हाथ रखना, तो वो मेरे पिताजी ने नोटिस किया हुआ था मुझे। उनको ये लगता था कि इसका जो पोस्चर्स हैं, जहाँ इसका बैठने का जो तरीका है वो अच्छा है। इसमें आर्टिस्टों वाले वो स्किल्स जो होते हैं, जो हम नजर आ रहे थे, हाँ वो हैं इसके अंदर। मेरे फादर ने मेरे छोटे ब्रदर को सिखाना शुरू किया, तो मैं वैसे ही साथ में बैठता था। तो जब वो उसको सिखाते थे, वो इंटरेस्टेड नहीं था इतना फील्ड में आने के लिए। करता था उसको, वो अगर सपोज़ करो मेरे फादर साहब ने मुझे बोला है ता, उसको बोलते थे ये ता बजा ऐसे करके। तो ये टैक्टिक्स होते हैं बजाने के कि किस तरह से उंगली रखनी है, कैसे रखना है। वो बजाता था गलत, तो मैं उसको बीच में टोकता था, मैं यार ऐसे नहीं ऐसे कर। तो जब मैं बजाता था तो वो मुझे कहते यार ये इसको तो बिना सिखाए ये चीज़ ये फॉलो कर रहा है, ये तो सिखा के भी नहीं कर रहा है। तो फिर एक टाइम जब आया, उन्होंने फिर उसकी जगह पर फिर मेरे को फोकस करना शुरू किया। उनका नहीं यार, जो सीखना चाहता है या जिसके अंदर ये है तो उसको ही सिखाते हैं। बिकॉज आपका इंटरेस्ट था उसमें, वो नजर आ रहा था। हाँ, मेरा इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं। देखिए बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो तभी पेरेंट्स भी उसी तरफ जाते हैं। और संगीत एक ऐसी विद्या है, इसमें आप ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं ला सकते। बेशक आपके 2 बच्चे हैं, 3 हैं, अगर म्यूज़िक फील्ड में कोई जाएगा तो एक आधा ही जाएगा, बाकी शायद ना जाए। इंटरनली होता है, और अगर जाएँ तो हो सकता है सारे ही जाएँ। है ना। तो नीरज जी, मैं कहना चाहूँगी कि इसको सीखने में कितना समय लगता है, क्योंकि आजकल के लोगों को लगता है कि ये तो बस 20 दिन सीखेंगे या महीना सीखेंगे तो हमें तबला आ जाएगा। ये अच्छा, तबला भी या कोई और भी, फ्लूट हो गया, हारमोनियम हो गया, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हो, सिंगिंग हो या कुछ भी हो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझे। वाकई में कुछ ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, यहाँ कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका ये पहला क्वेश्चन होता है कि ये कितनी देर में आ जाएगा, आपको संगीत कितनी देर में आ जाएगा, या इसका कितना कोर्स होता है जी, कितना कोर्स है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जो लोग ये समझते हैं कि ये एक कोर्स है, या ये समझते हैं कि भाई कितनी देर में आ जाएगा, ये टाइम पीरियड समझते हैं उसको। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि 30-35 साल मुझे इस फील्ड में हो गया है आज तक ये काम करते हुए, तो मुझे नहीं आज तक आया। मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे आज तक नहीं आया। दूसरी ये बात है कि ये कोई कोर्स नहीं है, ये आप इसकी शुरुआत तो है लेकिन इसका अंत कोई नहीं। संगीत का अंत कोई नहीं। जैसे हम देखते हैं ना महासागर, समुद्र का कोई अंत नहीं, ऐसे इसका भी कोई अंत नहीं है, ये बेअंत है।
दूसरा ये है कि भाई अगर इस संगीत में आना है, किसी को आना है, तो उसको कोर्स समझ के नहीं आना है। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक तो आपकी डेडिकेशन और दूसरी आपकी लगन, आपका जुनून जो जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल। संगीत के प्रति आपका कितना जुनून है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रियाज। आप कितना समय दे रहे हैं इसको दे पाते हैं। जितना समय देंगे उतना ये आपको वापस प्रदान करेगा। बिल्कुल। आजकल ना लोगों को बड़ी जल्दी है। कुछ पेरेंट्स आते हैं, हमारा बच्चा छोटा सा बच्चा लाएंगे 5, 6, 7 साल, इसको कितनी देर में आएगा, बस ये जल्दी जल्दी इसको आए ताकि ये जल्दी स्टार बन जाए, इसको स्टेज मिल जाए, इसको मतलब टीवी पे आ जाए, ये बस अच्छा बजाए, फिर हम इसको सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि भाई छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने हाईलाइट किया होता है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि वो एक जगह पे पहुँचो, उसको समझ में ना आ जाए कि संगीत बेसिकली है क्या। कुछ लोग इसको प्रोफेशन बनाते हैं, कुछ कमर्शियल बना दिया हुआ है। बेसिकली ये है पूजा, सीधी सी बात है। पूजा जैसे हम साधना करते हैं में, तो फिर हम स्टडी करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं। लेकिन संगीत में मैं ये समझता हूँ कि ये साधना है, और साधना का मतलब है पूजा। साधना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, साधना जन्म जन्मांतर लग जाएंगे आपको ये चीज़ सिखाने में। और इसके लिए आपको हर रोज़ जो है इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। हाँ, प्रैक्टिस। देखिए, जो डिसिप्लिन तो बड़ा ज़रूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा, रियाज आता ही डिसिप्लिन के साथ है। अगर आपने ये सोचा हुआ कि आपने 3 घंटे, 2, 3, 4 घंटे डेली तबला बजाना है, डेली भी, तो उसके अंदर आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, वो बजाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे लेवल पे काम करें, अच्छा लेवल पे आएँ, अच्छा संगीत। ये हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये तो है ही है। यहाँ डेली अपने आप से इंसान सीखता है। ये देखिए, एक तो गुरु है जो सिखाता है, एक खुद से सीखता है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है कि मैं तो यूट्यूब से सीख रहा हूँ जी, मैं फेसबुक से सीख रहा हूँ जी, लेकिन इसमें देखिए बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। और संगीत एक ऐसा गुरु है जिसमें संगीत में तो गुरु बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वर्बली तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं सपोज देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक बोल मैंने पढ़ लिया, कोई धा टिट तक ता टिट तक ता टिट धा टिट धा, ये तो मैंने पढ़ लिया। आपने इसको ग्रैब कर लिया, ग्रैब भी किया, ठीक है, पिक भी किया, भाई हाँ ये बोल रहे हैं दा टिट तक ता टिट। लेकिन तबले पे बजाना कैसे है वो तो आपको अगर पता ही नहीं, वो 10 वर्ण आपको तबले के पता ही नहीं है, तो कैसे आप उसको बजा पाओगे? वो तो गुरु आपको बताएगा ना, बेटा धा कहाँ बजता है, टिट कहाँ बजता है, तिरिट कहाँ बजता है। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। जिस तरह हम पूजा में लोग करते हैं तब भी ये कहा जाता है, उसी बिना संगीत में भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं पा सकते, गुरु के बिना व्यक्ति आगे नहीं चल सकता। तो नीरज जी, मैं चाहूँगी कि कोई 2 ताल जो है हमारे दर्शकों को बताए जाए। हाँ नीति, मैं ज़रूर बजाऊँगा, और मैं ये भी साथ साथ कहूँगा कि ये बड़ी कठिन विद्या है, आसान नहीं। मेरे जो गुरु थे, मेरे फादर थे, जहाँ गुरु जो गुरु लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, मतलब इंसान के 2 गुरु होते हैं। एक तो है जिनसे वो विद्या लेते हैं, एक होते हैं जिनसे वो इंस्पायर होते हैं जी। दुनिया में भाई मैं इनसे इंस्पायर हूँ, इनका मुझे अच्छा लगता है, इनका गाना बहुत कठिन विद्या है। इसके लिए मेरे गुरु जो कहते थे, ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। बिल्कुल, संगीत जो है लोहे के चने चबाना। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अब तो ज़माना बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया, वो बात अलग है। तो ऐसे ही मैं कुछ सुनाऊंगा आपको। बहुत ही खूब, लगता है हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगा। बट नीरज जी, मैं देख रही थी जब आप तबला बजा रहे थे, आप एक्सप्रेशंस दे रहे थे, लगता है अंदर जो है वो ताल चल रहे थे, मन में ही मन में। ये बहुत ज़रूरी है नियति। इसके कहते हैं कि भाई ये एक अच्छा आर्टिस्ट होता है ना, उसका स्टेज पे आने से ही पता चल जाता है कि ये किस तरह का परफॉर्म करेगा। तो इसी तरह से जब तक हम इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे ना अपने संगीत में, अपने काम में,
पूरा। चलिए संगीत कहाँ से, देखिए मैं बजा तो चल मेरे हाथ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ मेरा माइंड चल रहा था, इसके साथ साथ मेरा हार्ट इन्वॉल्व हो रहा था, क्योंकि जब तक फीलिंग्स इमोशंस नहीं इसके अंदर लाऊंगा वो आते हैं हार्ट से। जो बज रहा था वो मेमोरेबल था, वो सारा आ रहा था माइंड से। तो ये सारी चीज़ें बॉडी इकट्ठे चल रही थी। तो लगना नहीं चाहिए कि मैं कोई स्टिफनेस ला रहा हूँ, जहाँ ऐसे कोई मतलब ऐसे शक्ल ऐसे मतलब लग रहा है ज़बरदस्ती वाला कोई काम बजवाया जा रहा है ना। काम होता है दो तरह से, काम होता है, एक होता है ज़बरदस्ती करना, एक प्यार से करना। और इसको जितना प्यार से करेंगे, जितना अच्छी तरह करेंगे, जितना इसमें इन्वॉल्व होकर करेंगे, बिल्कुल है ना, स्माइल देके जितना खुश होकर करेंगे, इतना ही हमें ये खुशी प्रदान करेगा। बहुत ही खूब सर आपने जो बजाया है, मुझे लगता है कि मैंने बड़े सारे तबला आर्टिस्ट को देखा भी है बजाते हुए, बट आपके एक्सप्रेशंस, आपका जो बजाने का तरीका है वो वाकई में ही लगता है कि किसी अच्छे गुरु की जो है छाया में आपने इसको सीखा है। तो अभी रिसेंट ही अगर बात की जाए तो आपको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि अवार्ड्स तो काफ़ी मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अवार्ड्स लेने का मज़ा भी तभी आता है जब आप फील्ड में टच में रहें। तो काम करते रहिए, अपना कर्म जो है वो करते रहिए। फल की चिंता नहीं करनी होती है, काम कर्म करते रहना। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, या मुझे भी गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी, पाई नहीं पाई तबला में। हाँ, आज तक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और वो मेरी बड़ी खुशी का दिन था, मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि उस पूरी रात में सोया नहीं खुशी के मारे। क्या बात है, अचीवमेंट थी। और साथ साथ में थोड़ा सा कहीं ये भी मुझे एक एहसास था कि ये इस अवार्ड के हकदार जो थे वो मेरे फादर थे, मेरे पिताजी थे, क्योंकि उनका जो योगदान था, उन्होंने जो स्ट्रगल किया था म्यूज़िक को। देखिए मेरे को तो ये घर में मिला मेरे फादर के थ्रू, बट जो मेरे फादर ने जो स्ट्रगल किया इसको कहाँ से कैसे लाया, उनके घर में कोई नहीं था संगीत में, तो वो मुंबई तक गए, वहाँ से सीखा, फिर वहाँ से जम्मू आए, फिर अपने आप को स्टैंड किया, जॉब किया, फिर हमें तो पक्की बकाई मिल गई। ये वो डिज़र्व करते थे। सो मे भी देखिए एक तो किस्मत होती है, भाग्य, दूसरा चैनल होता है, चैनल। शायद उनको ये चैनल नहीं मालूम था, मुझे पता था, मैंने कोशिश किया और गवर्नमेंट ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, तो मैं बहुत खुश हूँ इस अवार्ड से और बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबके प्यार में, सबके आशीर्वाद से मुझे ये मिला। और करना चाहूँगा, आज तक जितनी भी स्टेट अवार्ड मिले हैं नियति, वो सभी मैक्सिमम सिंगर्स को ही मिले हैं ज़्यादातर। मतलब आई एम द फर्स्ट तबला प्लेयर, ये मतलब मैं एक बड़े प्राउड से बात बोलूँगा कि एज ए तबला प्लेयर मैं एक पहला ऐसा शख्स हूँ जिसको ये स्टेट अवार्ड दिया गया है जम्मू कश्मीर से। तो एक तरह से ये भी सोच लीजिए कि जो आने वाले म्यूजिशियंस हैं, या आने वाली जो जनरेशन म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए एक चैनल खुला है। बिल्कुल, उनको भी स्कोप होगा कि नहीं भाई हम भी ले सकते हैं। जिस तरह आपने सुना कि इन्होंने कहा कि कर्म करी चल, फल की इच्छा ना कर। मैंने एक बार पहले भी अपने इस इंटरव्यू में कहा था कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा नहीं करिए। ये वाक्य में जो 2-4 शब्द लिखे गए हैं, ये सच्चे शब्द हैं। हमें हमेशा अपना काम करना है, कर्मा जो है वो हमेशा हमें आगे फ़ायदा ज़रूर देता है। तो चलिए बात करते हैं चैलेंजेस की, क्योंकि हर चीज़ के बीच में चैलेंज जो है वो एक रोल प्ले करता है। तो आपकी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस जो हैं आए हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि लाइफ जो है वो है ही चैलेंज। वो कोई भी फील्ड हो, ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक फील्ड में ही, किसी भी फील्ड में चैलेंज के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर तो आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए, आपने दुनिया को मतलब छोड़कर आपने अपना काम की तरफ ध्यान दिया, तो ठीक है। अगर आप दुनिया में इन्वॉल्व हो गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। डीमोटिवेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे ही मैंने इसमें सीखना शुरू किया, जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा बजाने लगा, तो जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरा ना, तो मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था। नहीं जी अभी इसमें वो बात नहीं जी अभी इसके बोल ऐसे हैं, नहीं जी अभी ये वैसा नहीं है, अभी ये फैलाना उसकी तरह नहीं बजाता है, अभी ये वो देखिए जी वो कैसा तबला बजाते हैं, वो अच्छा है, वो अच्छा है। जैसे दुनियादारी की रिवाज है, क्रिटिसिज्म करना, वो क्रिटिसिज्म था। तो कहीं कहीं जगह पर मैं मतलब बहुत डिमोटिवेट हो जाता था। मैं कई बार मुझे मुँह पे आके कहा नहीं बड़ी रियाज की ज़रूरत है, नहीं महाराज तुम सिक्खा करो, नहीं जी तुस कुछ और भी डोगरी में मतलब कहीं तुस कुछ और भी सीखो, आप कहीं और जाके सीखिए, किसी उस्ताद के पास जाएं। ये तो मैं मन में सोचता था यार मेरे फादर हैं, मेरे गुरु हैं, वो उस्ताद नहीं है क्या, उनको उस्ताद नहीं मानते ये। तो चाइल्डहुड में होता भी ये है कि भाई थोड़ा आदमी का दिमाग जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो पेशेंस लेवल थोड़ा कम ही होता है।
तो मैं कई बार डिमोटिवेट हो जाता था। तो शाम को जब मैं घर पे आता तो कई बार मेरा मूड ऑफ होना, या मैंने रियाज़ नहीं करना, मैं सोचता इस फील्ड में आना ही नहीं है मुझे। तो मेरे फादर जो थे वो मुझे पूछते थे कि बता क्या हुआ है, क्यों परेशान है, क्या वजह है। तो फिर मैं बोलता था कि पापा ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। फिर वो क्या करते थे, फिर वो मेरी बात को ना अटैच करते थे अपने गुरुओं की बातों से कि बेटा ऐसे नाम नहीं बनता, ऐसे दुनिया नहीं मानती, इसको मनवाना पड़ता है, अपने आप को साबित करवाना पड़ता है। और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो कैसे साबित होगे? क्रिटिसिज्म से होता है कि अगर इसने हमें कुछ कह दिया, अब हम इसको अच्छा करके प्रूव करके प्रूव बताना करके है। दिखाएंगे हम। वो मुझे यही कहते थे, कहते दुनिया को इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। उसने कहा क्या है, ये मुंह से जवाब मत दो, अपने काम से जवाब दो, ताकि उसको ये आने वाले 5 साल 10 साल बाद उसको ये लगे कि यार मैं गलत था इस बंदे के बारे में, मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत हो। हाँ, वो गलत हो गया, इसने बंदे ने प्रूव करके मुझे दिया। तो ऐसे चैलेंजेस, दूसरे चैलेंजेस मुझे ये रहे, मैं आपको छोटी सी एक बात सुनाता हूँ कि जब मैं स्कूलिंग भी साथ साथ चलती थी मेरी, तो स्कूल में मैं जब पढ़ता था तो कई बार क्या, अब 2 स्टडीज़ मेरी इकट्ठी चल रही थी। अच्छा। यहाँ से स्टडी चल रही थी, एजुकेशन, और यहाँ से ये तबला चल रहा। और आपको पता है इसमें भी पूरी स्टडी, इसमें सिर्फ बजाना नहीं है, इसमें लिखना पढ़ना भी है, मेमोरी भी याद भी करना पड़ता है इसमें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो लैंग्वेज है बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लैंग्वेज है, उसको बोलना बड़ा कठिन है। पहले वो हमारे में बोलते हैं ना, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, तो वो जैसे उसमें टंग ट्विस्ट हो जाता है, ये टंग ट्विस्ट ही है, ऐसे बोल इसके होते हैं कई बार, तो मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बोलूँगा कि बोलो धिदर, आप मुश्किल में पड़ जाए, यार ये कैसे बोलना है मुझे, है ना। तो ये एक लैंग्वेज है, इसमें ये सारी चीज़ों का रियाज इक्वली होता है। इसमें ये लैंग्वेज चल रही है, साथ में ये रियाज, और साथ में स्टडीज़ चल रही है। अब वो भी एक बर्डन तो था ही। जब वो स्कूलिंग कई बार जाना, तो आप स्कूल वालों को भी पता था कि भाई ये कहीं ना कहीं तबला पर बजाता है, परफॉर्म करता है। तो कई बार कोई लेसन्स नहीं याद करके जाना या कुछ ना, तो टीचर्स जो थे वो जम्मू में, आपको पता है वैसे ही माशाल्लाह लोग एडवांस हैं काफ़ी इस मामले, सॉरी बोलूँगा मैं, वो टीचर्स कई बार मुझे कहते थे, जा तू कुछ नहीं करेगा, तू नहीं पढ़ाई करेगा, जा तू जाके तो तबला शबला बजा जाके थे, वही ठीक है तेरे लिए, तू नहीं तो ऐसे ही है। मतलब डिमोटिवेशन वहाँ से भी थी, वहाँ डिमोटिवेशन वहाँ से भी थी। पर आपने तो फिर भी थोड़ा ऑफ होता था, यार क्या बोलते हैं यार। फिर मैं घर जाके रोता था, मुझे ऐसा बोला जाता है। फिर वो मुझे कहते थे तू चिंता मत कर, तू याद कर रही है। वो भी एक चैलेंज था मेरे लिए, बस स्टडीज़ को साथ साथ करके म्यूज़िक को भी साथ रखना। तो चलो वो माता रानी की कृपा रही, गुरुओं की कृपा रही कि मैंने स्टडीज़ को भी साथ रखा और चैलेंजेस को भी फेस किया, और साथ साथ में काम भी करते रहे। बिल्कुल, जब तक रुकावटें नहीं आती हैं तब तक व्यक्ति आगे नहीं चलता है। डोगरी में कहावत भी है, कई बार कहते हैं ना, वो पत्थर को पूछते हैं कि भाई तू बिल्कुल गोल कैसे हुआ, तो वही उधर बोलते हैं ऋण के, मतलब कि उसने इतनी ज़्यादा ठोकरें खाई और आज वो अगर सक्सेस पाई है तो उसके पीछे एक राज है। तो वही उसी तरह नीरज जी ने भी बताया। नीरज जी, आपने बताया कि आपके गुरु जो थे वो आपके पिताजी थे, ठीक है, पर एक समय ऐसा आता है जब शादी हो जाती है, तो आपकी भी शादी हुई है, तो उसके बाद फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बड़े सारे फील्ड में ऐसा देखा हुआ है नियति कि भाई बड़े टैलेंटेड लोग, मतलब बड़े स्किलफुल लोग, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, मतलब यूँ नहीं कि कलाकारी में ही, बड़े दूसरे फील्ड के लोग भी मैंने देखे, जो शादी के पहले तो बड़ा अच्छा उनका एक मुकाम होता है, अच्छा काम कर, लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी बदलने का मतलब कि वो अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं, या उस ट्रैक के ऊपर नहीं रहते हैं। वो क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, है ना। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोग कहते हैं कि देखिए जी, इसकी सक्सेस के पीछे एक औरत हाथ है। किस औरत का हाथ है? माँ का हाथ है, या इसकी बहन का हाथ है, या इसकी फ्रेंड का हाथ है। चलो ठीक है, वो मानता हूँ मैं। देखिए, माँ है बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगी, बहन है कभी भाई के लिए बुरा नहीं सोचेगी, फ्रेंड है वो फ्रेंड के लिए बुरा नहीं सोचता। लेकिन जो असल में हाथ होता है ना, वो पत्नी का होता है, वो है आपकी पत्नी, आपके लाइफ पार्टनर का, बिल्कुल, है ना। क्योंकि वो एक बाहर से आई हुई औरत होती है, उसको आपके साथ इतना, आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में इतना नहीं पता होता उसको। वो हो सकता है अपने लालच के लिए या अपने मतलब फैसिलिटीज़ के लिए आपको टॉर्चर करना शुरू कर दें, ठीक है ना। आपका रियाज़ का टाइम है, सपोज़ करो मेरा रियाज़ का टाइम है, मैं 2 घंटे रियाज़ बोले मायके चलना, और वो कहती चलो मेरे साथ पहले मायके, या चलो पहले मेरे साथ बाज़ार, या चलो मेरी ये शॉपिंग करवाओ, तो मेरी क्या हालत रहेगी, मेरी क्या तौफीक होगी, सोचिए आप, है ना। तो मेरा रियाज तो टूटा ना। ऐसे अगर डेली हफ्ते में 2-3 बार होने लगा तो मैं क्या डाउन हो, मतलब अपने काम में डाउन होने लगा।
जब मैं अपने काम में डाउन होऊंगा तो मेरे में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, बिल्कुल। मेरे को टेंशन होना शुरू हो जाएगी। उस टेंशन फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा, फिर एक दिन हमारे झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो खैर मैं बात को लंबा नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ यहीं पे समझने वाले अच्छे लोग हैं समझ जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि घर में जो आपकी लाइफ पार्टनर है उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना। सक्सेस होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना आपको कितनी सपोर्ट रही हमारी भाभी की तरफ से? देखिए मुझे 100% सपोर्ट रही है। आज मैं अगर आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, बजा रहा हूँ, तो ये सब उसी की सपोर्ट है। मेरे फादर साहब तो आज दुनिया में नहीं है, वो चले गए अपनी दुनिया में। मेरी मदर हैं, वो अपने काम में बिज़ी हैं, वो अपने भाइयों के साथ उधर बिज़ी हैं, अपनी फैमिलीज़, उनकी अलग फैमिलीज़ हैं। लेकिन मेरे साथ अगर मेरी मिसेस का सपोर्ट नहीं होता, मेरी वाइफ का, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँचा होता, मेरी लाइफ भी बदल गई होती। तो आई एम वेरी थैंकफुल। देखो नीरज जी, अगला प्रश्न ये करना चाहूँगी कि आप ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं दूरदर्शन से, रेडियो से, पर आने वाली जनरेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल बड़े सारे बच्चे जो हैं वो आर्टिस्ट फील्ड में जा रहे हैं, आइदर फॉर किसी भी फील्ड में, आर्टिस्ट में बड़ी सारी फील्ड हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो इस फील्ड में जाकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं जिस तरह आपने किया है? आज आप कहीं एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, तो क्या वो लोग भी इसके लिए जॉब्स हैं या वो आगे सिक्योर हो सकते हैं? हाँ हाँ, देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई म्यूज़िक फील्ड में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना नियति हमारा JNK में ना म्यूज़िक फील्ड की हालत जो है वो अच्छी स्थिति जिसको बोलते हैं वो अच्छी नहीं कह सकते। मतलब स्पेशल इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, इन द फील्ड ऑफ गज़ल्स, या इन फील्ड ऑफ भजन्स, मतलब मैं ये बोलूँगा जो पहले हम करते थे, उसमें क्या हो रहा है। देखिए फील्ड तो बच्चे जैसे तबला सीखने आते हैं, जैसे कोई गाना सीखने जाता है, जैसे कोई सितार सीखने या कोई वायलिन सीखने, मतलब अलग अलग विद्याएँ हैं, मतलब इसकी अलग अलग विधाएँ जो हैं। लेकिन जो फ्यूचर अगर वो तो इसको मतलब प्रोफेशनल बनाना चाहता है, इसमें आना चाहता है प्रोफेशनल बन के, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट जगह है, बन गई है डिफ़िकल्ट जगह। क्यों? क्योंकि आगे से कॉपी नज़र नहीं आता। संगीत के साथ साथ पेट भरना भी बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर तो इस फील्ड में आगे जॉब्स हों, पता है कि भाई मैं फलानी जगह अप्लाई करूँगा, फलानी जगह, तो मेरे चांसेस हैं वहाँ पे नौकरी लगने के, तो वो कोई पीछे नहीं हटेगा और भर भर के लोग आएंगे इस फील्ड में। लेकिन आगे जाके वो अपने ट्रैक को ही बदल देते हैं, वो कहते हैं यहाँ कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। और ये बात सच भी है, मैं उनके साथ हूँ। कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, म्यूज़िक फील्ड के बारे में, कि कम से कम हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी हैं, उस स्कूल में वैकेंसी रखनी चाहिए म्यूज़िक की। और संगीत को जो है, जैसे आप देखिए वेस्ट बंगाल में चले जाएँ, जहाँ साउथ में कहीं चले जाएँ, वहाँ संगीत कितना मैंडेटरी है। और जिस घर में संगीत नहीं होता वो उनका घर ही नहीं समझते, हुआ तो यार ये इनके घर में संस्कार ही नहीं है। वहाँ संगीत बहुत ज़रूरी है हर घर में। ज़बरदस्ती कई बार क्या होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है संगीत करने का, लेकिन जब मुझे पता है कि ये ज़रूरी करना है, मुझे सब्जेक्ट है, तो आहिस्ता आहिस्ता मन लगना शुरू हो जाता है। मन लगना, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हमारे स्कूल्स, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे हमारे कॉलेजेस में तो चलो पोस्टें हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लग जाते हैं। म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ भी सब तबला की पोस्ट रखी हुई हैं। जैसे ही हमारे इंफॉर्मेशन हमारा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है, बट यहाँ भी पोस्ट जो है वो बंद करी हुई है ना। डाइंग एंड कैडर लगाया गवर्नमेंट ने, रेडियो स्टेशन है, दूरदर्शन है। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, जो आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं, वो एडजस्ट हो सकते हैं। और जब उनको एडजस्ट होता बच्चे देखेंगे तो फिर दूसरे बच्चों को भी शौक होगा, नहीं यार यहाँ में फ्यूचर है। और जब फ्यूचर ही नज़र नहीं आएगा, अब ऐसा है कि जितने भी फील्ड का मैं नाम ले रहा हूँ, सब जगह पोस्टें बंद हैं, नहीं अपॉइंटमेंट्स तो हो ही नहीं रही कहीं भी। तो ये खोलना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि अपॉइंटमेंट्स हो जाएं, नए लोग आएँ किसी भी डिपार्टमेंट में। मैं तो तबला की ही बात करूँगा, सिंगर्स तो चलो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लग रहे हैं। तो तबला डिपार्टमेंट, तबला है कि तबला में असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पोस्ट ही नहीं है। एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, मैं आपको बात बताऊँगा। MM कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पे MA म्यूज़िक का रखा है इन्होंने, और वहाँ MA म्यूज़िक तबला में भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ परमानेंट तबला इंस्ट्रक्टर या तबला आर्टिस्ट ही नहीं है कोई। अब वो जो बच्चे MA करने के लिए जा रहे हैं, वो क्या करेंगे वहाँ जाके? उन्होंने कंट्रैक्चुअल बेस पे आर्टिस्ट लगाया हुआ। मैं विनती करता हूँ, मतलब मेरी अपनी इस इंटरव्यू के जरिए प्रार्थना, मतलब उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ये
कि भाई जो आपने जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को आपने इंटेलेक्चुअल लिया है उनको परमानेंट कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि उनका भी थोड़ा मोरल बूस्ट हो, वो भी सीखें, अपने आप को और इसमें डालें। बिल्कुल। अब और 2-4 साल में वो ओवरेज हो जाएंगे, वो कहेंगे ये हमने क्या किया इस फील्ड में आके, या वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनको देख के जो बाकी जनरेशन है वो डिमोरलाइज हो जाएगी। फिर तो कोई इस फील्ड को फिर तो अडेप्ट ही नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता तो खत्म हो रहा है ना। जैसे मैं शास्त्रीय मेरे पता नहीं मेरी बात से लोग सहमत होंगे कि नहीं होंगे, बट शास्त्रीय संगीत हमारे में ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका हुआ है जम्मू में। आप देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैं शास्त्रीय संगीत नहीं कर रही हमारे, मैं पर्टिकुलर नाम लूँगा। देखिए रेडियो स्टेशन है हमारे जम्मू में, ऑल इंडिया रेडियो, वो पहले संगीत सम्मेलन वगैरह करते थे, बाहर से लोग आर्टिस्ट आते थे बाहर से, अब वो बंद हो चुके हैं, काफ़ी समय से हमने देखा ही नहीं कोई संगीत। दूरदर्शन है, दूरदर्शन में भी कंसर्ट्स वगैरह होती रहती थी, बाहर से आर्टिस्ट आते थे, लोकल आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते थे, इतने जनों का रोजी रोटी मिलता, लेकिन वो बंद हो चुका हुआ है बिल्कुल। ऐसे ही अपने कल्चरल एकेडमी हैं, वो करते हैं लेकिन फोक में ज़्यादा है, या वंस इन अ वाइल कभी कर दिया, लेकिन एक रेगुलर रूटीन नहीं है। बिल्कुल। भाई एक मंथ में एक कंसर्ट करी जाए ऐसा कुछ, वो भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे भी और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब वो वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे पर्सनली तौर पे तो नहीं मालूम है क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे म्यूज़िक का लॉस है। ये पर्सनली मैं बोलूँगा ये बात कि म्यूज़िक का लॉस तो है। तो लगता है कि दर्शकों को बातें बड़ी सुना दी हमने, कहानियाँ भी हो गई, उनको मैसेज भी चला ही गया होगा, बट जाते जाते एक धुन के साथ अलविदा कहेंगे दर्शकों को। ज़रूर सुनाऊँगा मैं। नित्य में ये हमारे तबला का 6 घराने होते हैं। घराने हो गए 6 डिफरेंट प्लेसेस, जैसे बनारस, लखनऊ, फारुखाबाद, अजराड़ा, पंजाब और दिल्ली। ये 6 घराने। घरानों का मतलब हो गया कि ये 6 घर हैं, 6 ही घरों से तबला बजता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है। हमें पर्टिकुलरली कई बार परफॉर्म करके हमें बताना पड़ता है कि ये कौन से घराने का चीज़ बजाने जा रहे हैं, बताइए, हमें बोलना पड़ता है। ये एक मैसेज भी है, ठीक है, जो सीखने वाले हैं उनके लिए मैसेज भी है। तो हमें बताना कि ये चीज़ हम अजराड़ा घराने की बजा रहे हैं, ये बनारस की, ये फारुखाबाद की, ये दिल्ली की, ऐसे करके। तो मैं वही पेश करूँगा आपके सामने। तो बनारस घराने की एक, इसको गत बोलते हैं, तिपल्ली गत। इसको लाल किला परन भी बोलते हैं। लाल किला परन, लाल किला परन इसको नाम दिया गया है, वो बुज़ुर्गों ने दिया है, क्यों दिया है ये नहीं पता, लेकिन इसको नाम दिया गया, वही सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आया, और लगता है सब लोग, उनके कान भी खुल गए होंगे सुनकर कि इतना अच्छा आपने ये बजाया है। मैं अभी समय की कमी की वजह से हम आपको ज़्यादा तो नहीं सुना पाएंगे, बट फिर कहीं ना कहीं नीरज जी से मुलाकात करेंगे। नीरज जी, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए खासकर? जम्मू कश्मीर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस बारे कि मैं यहाँ पैदा हुआ जम्मू कश्मीर में। इतनी खूबसूरत स्टेट, इतने अच्छे लोग, सपोर्टिव लोग, अच्छे सुनने वाले लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा फीलिंग होता है, रिग्रेट है। हाँ, रिग्रेट है मुझे कि संगीत उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए इस फील्ड में, संगीत में। तो एक तो मैं दुआ करूँगा भगवान से कि भाई संगीत को थोड़ी सी स्थान मिले जम्मू में, अच्छा संगीत सुनने को मिले, ताकि शांति मिले, सुकून मिले लोगों को। ये भी एक थेरेपी है, संगीत म्यूज़िक थेरेपी है एक।
दूसरा मैं एक ये ज़रूर कहूँगा कि जो जनरेशन सीख रही है, जहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें कि सारी ज़िंदगी हमें सीखना है। इसमें कोई ये सोचेगा कि मैं गुरु बन गया तो गुरु बन के कभी नहीं कामयाब हो सकते आप। हमेशा शिष्य बने रहोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। स्टूडेंट ही बन के रहना है इसमें। तो दूसरा ये कि भाई अगर कोई तारीफ़ करता है या कोई प्रेज़ करता है आपकी, उसको पहचाना भी सीखें, उस चीज़ को पहचाना सीखें। कई लोग क्या थोड़ी सी प्रेज़ कर दी, या किसने कहा दिया आप बहुत अच्छा गाते हैं तो बहुत अच्छा जी आपका कमाल है, वो उसमें एक अजीब सा एक ना ईगो आ जाता है उसके अंदर। वो गर्दन ऊंची करके पता नहीं मैं कितना बड़ा स्टार बन गया हूँ, तो मैं मतलब लोगों ने मेरी तारीफ़ कर दी है। उसको साइड पे रखना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे से गलतियाँ क्या हुई हैं और मैंने आगे सीखना कैसे है ज़िंदगी में। कई बार तो लोग सिर्फ लोगों को चढ़ाने के लिए भी करते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, ये होता है। देखिए जब कोई भी गुरु, अच्छे गुरु जब शिक्षा देते हैं ना, तो वो शिक्षा के अंदर सबसे पहले वो यही बात बोलते हैं कि अगर कल को आपकी कहीं तारीफ़ होती है, जहाँ आप अच्छा बजाते हो कि लोग आपको आके मिलते हैं, तो उसको सब्र रखना ज़रूरी है, उसको पहचाना बड़ा ज़रूरी है उस चीज़ को। अगर आप ऐसे ही गर्दन आकर खड़ी कर, हाँ जब मेरे जैसे तो कोई है नहीं यार, वो कह रहा था जो तू बजाता है, जो तू करता है वो कोई है ही नहीं, तेरे सामने फलाना भी ऐसे है, या इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं ले लेना है। इसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दें, तारीफ़ को पहचाना सीखें और सीखते रहें। मैं तो यही कहूँगा कि सारी ज़िंदगी इसमें जन्म भी कम बढ़ जाते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा खासकर आज की जो जनरेशन है कि तारीफ़ को पहचाएं और कोशिश करें अच्छे गुरुओं से सीखने की। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी से बात कर बहुत ही मज़ा आया, और इन्होंने बजाकर जो हमारे दर्शकों को सुनाया है तबला, उसमें मुझे तो मज़ा आया है भाई। मैं तो साथ ही बैठी थी, मैंने तो लाइव देखा है। अब आप लोग भी जब ये वीडियो देखोगे तो अब आपको कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई कमी पेशी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, हम लोग सुनने को तैयार है। मेरे में हो तो तब भी बताइएगा, इनमें हो तो तब भी बताइएगा। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें।